नमस्कार दोस्तों, पीके ज्ञान 2.0 में आप लोगों का दोस्त स्वागत है। जैसा कि दोस्त हमने आपसे वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए जो हमसे बन सकता है, हम महत्वपूर्ण टॉपिक को एक सही ढंग से कैसे याद करें और क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से और किस तरह से हम याद करें ताकि ये लंबे समय तक याद रहे और अपने एग्ज़ाम के में अच्छा जो है अंक हासिल कर सकें। इसमें हमारा दोस्त जो उद्देश्य होगा केवल पढ़ाना ही मात्र नहीं होगा, हम आपको याद करवाते चलेंगे और आपको को बड़े आसानी से याद सारी चीज़ें हो जाएँगी। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, पढ़ते सब हैं लेकिन याद कैसे करें और क्या तरीका होना चाहिए याद करने का, एक सही ढंग से पढ़ कर के ही हम जो है सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लिए हैं भाषा विज्ञान बोलियाँ, उपभाषा, इसके बाद फिर लिपियाँ हैं। आज हम ये हमारा पार्ट 1 होगा, इसके बाद हम पार्ट 2 उसमें हमारी कोशिश मित्र यही रहेगी कि उसमें हम सारा जो है कवर कर लेंगे, लिपि और जो बोलियाँ, उपभाषाएँ जो होती हैं, उन सबको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको सिर्फ़ जो महत्वपूर्ण है, वही सब चीज़ें यहाँ पे नोट करके पीडीएफ के थ्रू लेकर आए हैं। अब आप परेशान मत होइए, आप लिखिए मत, केवल मेरे साथ आप इनको याद कीजिए। ये जो पीडीएफ है, मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप मेरे साथ-साथ याद करते चलिए और आप देखिए जो भी महत्वपूर्ण है, आपको किस तरह से कितनी आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया है, आइए देखते हैं। भाषा क्या है? यह भाष्य धातु से जो है मिलकर बना है, भाष्य धातु से बना है भाषा और इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा-सा 1 मिनट रुक जाइए, ताकि आपको पता भी चले कि हम कहाँ पर हैं इस समय। तो ये भाष्य धातु से मिलकर बना है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो सके, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है? ये ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों को विचार स्पष्ट समझ सके। कामता प्रसाद जी ने ऐसा कहा है। ये कथन जो एलटी ग्रेड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीटीजीटी की दृष्टि से। इसलिए हम जो परीक्षा में प्रश्न जहाँ से बनेंगे दोस्त, उन्हीं को यहाँ पर पेन डाउन किया है। ठीक है? तो मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और अ, यति ध्वनि संकेतों व्यवहारों भाषा कहलाता है, ऐसा सुंदर दास ने कहा है। भाषा मनुष्यों की चेष्टा या व्यापार को कहते हैं। मंगलदेव शास्त्री के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, बाबूराम सक्सेना इस क्या है, ये भाषा के बारे में महत्वपूर्ण विद्वानों का कथन है दोस्त। ये कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। भाषा निश्चित प्रयास के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निष्पीस सार्थक समष्टि है, ऐसा भोलानाथ तिवारी कहते हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? अभी पतंजलि ने क्या कहा है उसको याद करिए, कामता प्रसाद ने और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 हैं, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो विश्व परिवारों की जो संख्या होती है, वो 13 मानी गई है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व की जो है परिवारों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गए हैं। आइए हम ये महत्वपूर्ण है दोस्त कि जो भाषा परिवार हैं, किससे संबंधित हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र से? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आपका है ये देखिए, यूरेशिया यानी कि यूरोप एशिया से संबंधित जो भाषा परिवार है, आपका भारोपी परिवार हो गया और जो है द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुष्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, ठीक है? और हाइपस्पोरी परिवार, बास्क परिवार,
सामी-हामी परिवार। ऐसा प्रश्न अगर बन जाएगा कि सामी-हामी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। अफ्रीका भूखंड क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अमेरिकी भूखंड क्षेत्र। तो आप यदि पढ़े रहेंगे तभी कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? आइए फिर देख लेते हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय भूखंड से मलय पोलिनेशियाई परिवार है, पापुई परिवार है, उसी तरह से अमेरिकी भूखंड से अमेरिकी परिवार है। ये भारूपी परिवार हैं। अब जो हमें पढ़ना होता है, जैसे भारूपी परिवार के बारे में पढ़ना है, इसे इंडो जर्मनिक आर्य परिवार या फिर भारत हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। भारूपी परिवार की 10 शाखाएँ हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम में बाँटा गया है। अब ये पूछा जा सकता है कि भारूपी परिवार की कितनी शाखाएँ हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केतु में बाँटा गया है। तो किसके आधार पर बाँटा गया है? व्यंजन, ध्वनि, कुछ भी चीज़ें, ऐसे 4 विकल्प बना करके यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, शतम वर्ग में कौन-सी भाषाएँ आती हैं और केतुम वर्ग में कौन-सी भाषाएँ आती हैं। आप बहुत बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, भारत ईरानी भाषा अथवा आर्य भाषा इसको कहते हैं, और बाल्टो स्लाविक भाषा, आर्मेनी और अल्बानी, ये शतम वर्ग में आते हैं। तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, अल्बानी हो गया, आर्मेनी और बाल्टो स्लाविक और भारत ईरानी हो गया। ये जो है 4 भाषाएँ शतम वर्ग में आती हैं, और केतुम वर्ग में कौन-सी भाषाएँ आती हैं उसको देख लेंगे। ये भी बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जर्मनी, इटैलिक, ग्रीक, यूरोपी भाषा और ट्यूटानिक और तोखरी। अब इसमें प्रश्न ऐसे ही बनाएगा कि तोखरी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो शतम वर्ग की केतुम वर्ग, और आप याद रखेंगे तो भी तभी तो कर पाएँगे। तो केतुम वर्ग के आइए याद कर लेते हैं। जैसे जर्मन, इटैलिक, ग्रीक हो गया और ट्यूटानिक और तोखरी हो गया। बहुत सरल है दोस्त, याद कर सकते हैं। बस एक तरीका सही वे में लिखा हो, और सही चीज़ें मतलब एक जैसे पढ़ा जाता है स्टेप बाय स्टेप, अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आपको टफ नहीं समझ में आएगा, आप याद कर सकते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी भाषा अथवा आर्य भाषा को 3 वर्गों में बाँटा है। अब ये भी पूछा जाता है कि ईरानी और दरत भारतीय आर्य भाषा को जो 3 भागों में बाँटा गया है, यह किसके आधार पर बाँटा गया? यह ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी भाषा को 3 भागों में बाँटा है। पहले आइए हम देख लेते हैं कि संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में हुआ है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्त। आप इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, आप उसको विशेष ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, अवेस्ता ग्रंथ में हुआ है संस्कृत का सबसे पहला प्रयोग। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है किसको? अवेस्ता को ही। अवेस्ता ग्रंथ को इसका अर्थ जो होता है शास्त्र होता है। अवेस्ता ग्रंथ का अर्थ शास्त्र होता है। ईरानी राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा जो फिरदौसी का लिखा हुआ है, पूछा जा सकता है कि ईरानी का राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा यह किसका है? तो फिरदौसी का है। अब दर्द शब्द का अर्थ क्या होता है? दर्द शब्द का अर्थ मित्र पर्वत होता है। इसका प्राचीनतम नाम पैशाची प्राकृत भी कहते हैं इसको। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमी पंजाब, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दर्द भाषाओं का क्षेत्र कौन-सा है? 4 विकल्प दे देगा। आप अगर याद किए रहेंगे पामीर और पश्चिमी पंजाब आता है, तो आप बड़े आसानी से उत्तर को दे सकते हैं। देखिए, दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएँ भी होती हैं। कश्मीरी हो गया, सीना और चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मित्र कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बाँटा गया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्या पूछा जाता है? ये जानना ज़रूरी है कि प्रश्न कहाँ से बनता है दोस्त, तभी तो आप उसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। वैसे तो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी आपको याद होने चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बाँटा गया है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं कुछ नहीं होता। इसमें आपसे केवल इनका समय केवल पूछा जाता है दोस्त। समय जैसे पूछ लिया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 2000 बीसी से 500 बीसी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 बीसी से 1000 जो है एडी लिखा है ये, ठीक है? और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 एडी से अब तक। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो पहले ऐसे याद करिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 बीसी से 500 बीसी,
और ये 2 भागों में बँटा है जा कर के वैदिक संस्कृति में और लौकिक संस्कृति में, ये इनके भी समय पूछे जाते हैं। ठीक है? तो 2000 बीसी से 500 बीसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गया और 2000 बीसी से 800 बीसी ये वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति 800 बीसी से 500 बीसी। इसमें सब केवल बीसी-बीसी आपको याद रखना है, ठीक है? और दूसरा ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 बीसी से 1000 एडी और यहाँ पर फिर बढ़ा दीजिए 1000 एडी से अब तक की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है? पाली का समय पूछा जाता है, ये भी बहुत अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय याद है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, ये भी 500 बीसी से शुरू शुरू है और पाली भी 500 बीसी से 1 एडी है और प्राकृतिक 1 एडी से 500 एडी है, अब ये भी 500 एडी से 1000 एडी है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं मेरे साथ। अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बाँटा गया है। एक प्राचीन हिंदी, दूसरा मध्यकालीन हिंदी और तीसरा आधुनिक हिंदी। इनका भी समय याद रख लेंगे तो अच्छा ही होगा, पूछा ही जाता है इससे भी। 1000 एडी से 1400 एडी तक प्राचीन हिंदी और फिर 1400 से फिर बढ़ जाएगी 1850 एडी ये आपका मध्यकालीन हो जाएगा, फिर आधुनिक 1850 से अब तक का हो जाएगा। अब देखिए अब वैदिक अब जो-जो यहाँ पर अभी हमने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में बाँटा गया है। अब इनको हम जो वैदिक संस्कृत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको जो पेन डाउन मैंने किया उनको देख लेते हैं और साथ ही साथ याद भी कर लेंगे दोस्त। याद करने के लिए आप बात का समय मत लीजिए कि हम पढ़ने के उपरांत याद करेंगे, नहीं, आप मेरे साथ अभी तुरंत याद करते चलिए। देखिए वैदिक संस्कृति यास्कपाणि द्वारा इसे छांदस कहा जाता है। ये पूछा जाता है दोस्त कि छांदस किसे कहते हैं? छांदस किसे कहते हैं वैदिक संस्कृति को? इसका अन्य नाम जो है और भी है जिसे वैदिकी छंदस या छांदस भी कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत को हमने क्या नाम पढ़ा? छंदस या वैदिकी या छांदस, ठीक है? इनके ये 3 नाम हो गए। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बाँटा गया है। मित्र आप विश्वास नहीं करेंगे इतना डीपली आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता होगा। सिर्फ़ 2-4 प्रश्न ले आकर के सब दिखाते रहते हैं कि स्तर उनको अभी तक स्तर ही नहीं मालूम है क्या एलटी ग्रेड, क्या यूपी टीजीटी का स्तर होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आप सही चीज़ पढ़िए और सही दिशा में पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बाँटा गया है, संहिता में और ब्राह्मण में, उपनिषद में। अब इनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। संहिता में चारों वेद आते हैं, ठीक है? और ब्राह्मण भाग में जो है कर्मकांड की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक संहिता अपने-अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ तुरंत ये अपना जो माइंड है उसको तुरंत कंटेस्ट करिए, इसको याद करिए। ऋग्वेद को ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद का तांडव पंचवी या पांचवीं कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद का यजुर्वेद वेद में 2 है, एक शुक्ल करके है और कृष्ण करके है। तो शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण है। आप कैसे याद करेंगे शुक्ल का? शुक्ल यजुर्वेद स से है शुक्ल और स से है शतपथ। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण। अब बचाइए कृष्ण यजुर्वेद और तैत्रीय ब्राह्मण हो जाएगा और ऋग्वेद का आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ये तो याद ही कर सकते हैं, सबसे अलग है। तो याद करना बहुत आसान है दोस्त, बस आपको चीज़ों को जोड़ करके, तोड़ करके, एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप बैठ कर के रट्टा मारेंगे तो कभी नहीं याद होगा। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, तभी आप लंबे समय तक आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से गहराई से डीपली से पढ़ कर के याद करेंगे और तभी हमारा जा कर के सिलेक्शन होगा। वैदिक संस्कृति में 14 स्वर होते हैं डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार। ये पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत में कितने स्वर हरदेव बहारी जी ने माने हैं 14 स्वर। वैदिक संस्कृति भोलानाथ तिवारी ने 4 समास माने हैं, ठीक है? अब आइए हम देख लेते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वह स्वरूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचना किया जाता है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। अब प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। प्रश्न बनेगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह स्वरूप जिसका पाणिनि अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह कहलाता है वैदिक संस्कृति की, लौकिक संस्कृति की और कोई संस्कृति, ठीक है? 4 विकल्प दे देगा तो आप फँस जाएँगे अगर याद नहीं रहेगा तो आपको। अब हमने पढ़ लिया
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में, वैदिकी संस्कृति, लौकिक संस्कृति। अब उसके बाद हमने फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बाँटा, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। अब पाली के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्राकृतिक के बारे में, फिर अपभ्रंश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक क्रम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और सही वे में पढ़ पाएँगे। तो पाली क्या है? प्रथम प्राकृतिक भाषा। पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृतिक किसे कहते हैं? पाली को। भारत की प्रथम देश भाषा है। ये दोस्त बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली, प्राकृतिक, कुछ और ऐसा ऑप्शन करके दे देगा, आपको बताना होगा, ठीक है? अगर आपको याद रहेगा तो आप बता ले जाएँगे। भगवान बुद्ध की भाषा पाली ही थी। पाली में रचित अट्ठकथा साहित्य मिलिंद पुनः दीपवंश, महावंश, बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। इसको विशुद्ध मग को कहा जाता है, ठीक है? ये आपको याद करना होगा। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक कंचानन व्याकरण है और मुगलान व्याकरण है और सतनीति व्याकरण है। ये व्याकरण ग्रंथ आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि अगर दे दिया कि मुगलान व्याकरण या फिर सदनीति व्याकरण यह किस भाषा से संबंधित है, तो आपको याद रहेगा तो बता पाएँगे। इसलिए 3 ही हैं, कच्चा नानन व्याकरण और मोगलान है और सत्यनीति व्याकरण। इसके रचयिता भी याद रखिए, बर्मी भिक्षु सत्यनीति के, ठीक है? इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। पाली भाषा प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि पाली कहाँ, किस राज्य में बोली जाती थी, किस प्रदेश में बोली जाती थी। तो इसमें विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, तो इससे से प्रश्न बनता है, ग्रियर्सन और राहुल ने क्या माना है पाली भाषा प्रदेश को? तो मगध माने हैं। ओल्डेन वर्ग ने कलिंग को माना है। सुनीति कुमार चटर्जी जी मध्य प्रदेश की बोली को मानते हैं, ठीक है? यहाँ से ये बनता है दोस्त, इसको आप याद रखिए कि सुनीति कुमार चटर्जी जी पाली को भाषा प्रदेश को मध्य प्रदेश की बोली किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश बोली को ही स्वीकार किया है। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अनुस्वार पाली भाषा में अनुस्वार को क्या कहते हैं? निगहित कहते हैं। ये भी पूछा गया है। पाली भाषा में स्वर को क्या कहते हैं? निगहित कहते हैं। प्राकृत को आइए देख लीजिए। अन्य नाम इसका जो है साहित्यिक प्राकृतिक या द्वितीय प्राकृतिक भी कहते हैं। जो संस्कृत से आगत है वह संस्कृत है, ऐसा क्या कौन कहता है? ये हेमचंद कहते हैं। प्राकृतिक की जननी संस्कृत है, ये वासुदेव कहते हैं। कथन से प्रश्न बनते हैं। प्राकृतिक व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है। इनका एक ग्रंथ है प्राकृतिक प्रकाश, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे। प्राकृतिक प्रकाश किसका ग्रंथ है? वररुचि का। इस ग्रंथ में प्राकृतिक भाषा के 4 भेद बताए गए हैं, महाराष्ट्रीय, पैशाची, मागधी और सैनी, ठीक? हेमचंद ने अपने ग्रंथ प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। अर्धमागधी जिसे आरसी भी बोलते हैं, चुलिका पैशाची है, अपभ्रंश भी है। याद रखेंगे दोस्त, हेमचंद की एक और रचना है इनकी, ये कुमार पाल चरित्र, इसको भी आप याद रखेंगे। हमने दोनों साथ में इसलिए लिख दिया है ताकि आप दोनों याद कर लेंगे साथ में ही, ठीक है? प्राकृतिक पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है साहित्य में कि प्राकृतिक पाणिनि किसे कहा जाता है? ठीक, इनकी एक रचना है, द्वयाश्रय काव्य की रचना भी किए हैं हेमचंद जी। भरतमुनि ने दक्षिणार्थ प्राकृतिक भाषा का भेद महाराष्ट्र के लिए किया था। दंडी की रचना काव्यदर्श, इसको भी याद किए करेंगे आप। गाथा गाहा सतसई या गाथा सप्तशती की जो रचना है किसने किया है? ये राजा हाल ने किया है, ठीक है? पैशाची प्राकृति के अन्य नाम हैं ग्राम्य भाषा या भूत भाषा या भूत भाषित। ये सब दोस्त बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी नोट पेन डाउन में किया हूँ, लिखा हूँ इस पीडीएफ में, सब महत्वपूर्ण है। इसी को आप मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, चाहे एल्टीग्रेड, चाहे यूपीटीजीटी, पीजीटी हो, यूपीटेट हो, किसी भी बीपीएससी में किसी पेपर में भी सब आए ही हैं। लक्ष्मीधर का ग्रंथ ए षड भाषा चंद्रिका है। मार्कंडेय का प्राकृतिक सर्वस्व है। श्री जिनदा का निश्चित चूड़ी है। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश का आइए अब अपभ्रंश को भी देख लेते हैं। अन्य नाम इसका तृतीय प्राकृतिक, संधिकालीन भाषा या फिर विभ्रष्ट भी कहते हैं और संक्रमणकालीन
भी कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, पूछा जाता है। विभ्रष्ट किस भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश को। संक्रमणकालीन भी कहता है, संधिकालीन भाषा भी अपभ्रंश को कहते हैं। इसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच क्या कहते हैं, कड़ी कहा जाता है। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच कड़ी किस भाषा को कही जाती है? अपभ्रंश को कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। ब्याडी की रचना है, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह है। सर्वप्रथम ये तो बता ही दिए पतंजलि महाभाष्य में। भामह ने अपभ्रंश को काव्य अलंकार, संस्कृत और प्राकृति के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। तो किसने विभ्रष्ट अपभ्रंश को कहा है? भरत मुनि ने। आइए देख लेते हैं फिर से। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश, यहाँ पर मात्रा रहेगा दोस्त, ये न पैसे लगा लीजिएगा। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ अड़ भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है? अड़ अड़ भाषा कहा है। दंडी ने काव्य दर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आभीर कहा है। दंडी ने काव्य दर्श में अपभ्रंश को, ऐसे पूछ लेगा प्रश्न कि अपभ्रंश को किसने आभीर कहा है, तो दंडी ने। विद्वानों ने अपभ्रंश को आभीर, अवहट और अवहत या पट मंजरी आदि नाम से अभिहित किया है या फिर पुकारा है या फिर जाना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा विकास की स्थिति माना। किसने भारतीय आर्य भाषा की विकास की स्थिति माना है? सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश परिवर्तित रूप ही अवहट है। चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच कड़ी अवहट को कहा है। यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच कड़ी अवहट को कहा गया। वहां पर क्या था? मध्यकालीन को और जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच कड़ी पाली को कहा गया था, और यहाँ पर अवहट्ट को कहा गया है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में दोस्त किया है। ठीक। आधुनिक भारतीय आर्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ा, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को पढ़ रहे हैं। ठीक है। विकास अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नल ने 4 भागों में किया था, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी गौड़ियन और पश्चिमी गौड़ियन और उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियों में कौन सी भाषा आती है? थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे। असमी, उड़िया, बंगला बंगला और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली आती है। ठीक है। और सुनीति कुमार चटर्जी जी के अनुसार भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। उदिच में, प्रतीच में और मध्य देशी में, प्राच्य में, दक्षिणार्थ में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा अटपटासा कि कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जैसे उदिच में लहंदा भाषा आती है, पंजाबी आती है। पूछ लिया कि लहंदा किसमें? उदिच में आता है। प्रतीच में राजस्थानी, गुजराती भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी, मध्य देशी में आती है। तो 2 याद करिए आप, उदिच और प्रतीच। उदिच में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। ठीक। इसको हम लहंदा और सिंधी के बारे में आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे दोस्तों। ठीक है। आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। आप देखेंगे कि हम महत्वपूर्ण जितने भी हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पेपर में, टीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, बीपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं हर एक को ऐसी तरह पीडीएफ में महत्वपूर्ण चीज़ों को पेन डाउन करके लेकर आऊँगा और आपको बड़ी आसानी से याद करवाएँगे। इसी वीडियो में आपको याद करवाएँगे। ठीक है? और आपको भी मेहनत करनी होगी दोस्त। अब इस पीडीएफ का हम जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर पाएँगे। और लिखिए मत, आप केवल इस पीडीएफ को याद कीजिए। विश्वास करके आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आ रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, दोनों पीडीएफ। और आप इस भाषा विज्ञान और लिपि और जो उपभाषाएँ, बोलियाँ हैं, इनसे प्रश्न लगभग से लगभग 95% प्रश्न बना ले जाएँगे दोस्त। सिर्फ 10-5% प्रश्न 2-4 ऐसे होते हैं, 2-3 प्रश्न दोस्त कि आप नहीं बना पाएँगे। और मैं नहीं कहता हूँ, दावा ये नहीं करता हूँ कि आप इसी से पूरा मेरा फँस जाएगा पढ़ाया हुआ।
2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो नहीं हो पाता है और वैसे लगभग 90 से 80% तक हम कवर किए हैं इसमें। आप दृष्टि ओ सॉरी मित्र, आप जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक या फिर कोई और बुक जिससे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर पाएँ, आप देखिए, पीवाईक्यू देखिए। और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप जब पीवाईक्यू देखेंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ, हम पढ़ने के बाद प्रश्न को बना ले जा रहे हैं। अगर आप बना ले जा रहे हैं, तो आपका पढ़ना मित्र सार्थक है। अर्थात हमारा भी पढ़ाना सार्थक है कि हम जो महत्वपूर्ण चीज़ों को पेन डाउन करके ले आ रहे हैं, वो आप लोगों के काम में आ रही है और आप पढ़ कर के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। और हमारा और आपका सिर्फ़ उद्देश्य यही है कि परीक्षा में पीवाईक्यू में जितने भी प्रश्न हैं, उनको हम बना पाएँ। ठीक है? तो ठीक है मित्र, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।